नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसे हम शॉर्ट में आईपीएफ कहते हैं। ये एक क्रॉनिक लंग डिजीज है जिसमें लंग्स की टिश्यूज धीरे धीरे हार्ड और स्कार्ड हो जाती हैं, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसे मैनेज या ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी या किसी और की हेल्प कर सकती है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या आईपीएफ एक क्रॉनिक लंग डिजीज है जिसमें लंग्स की टिश्यूज धीरे धीरे हार्ड और स्कार्ड हो जाती हैं। इस प्रोसेस को फाइब्रोसिस कहा जाता है और ये लंग्स की इलास्टिसिटी को कम कर देता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इडियोपैथिक का मतलब है कि इसके एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं है। ये कंडीशन ज्यादातर ओल्डर एडल्ट्स को अफेक्ट करती है और समय के साथ प्रोग्रेसिव होती है। आइए अब इसके सिम्टम्स और इसके पीछे के रिस्क फैक्टर्स को डिटेल में जानते हैं। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के सिम्टम्स अक्सर धीरे धीरे डेवलप होते हैं और समय के साथ वर्सन करते हैं। इसके कॉमन सिम्टम्स में शामिल है 1. सांस लेने में दिक्कत, खासकर फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान। 2. एक ड्राई और परसिस्टेंट खांसी जो लंबे समय तक बनी रहती है। 3. थकान महसूस होना, चाहे ज्यादा मेहनत ना भी की हो। वजन का अचानक कम होना बिना किसी वजह के। 5. फिंगर टिप्स और टोनेल्स का क्लबिंग होना, यानी उनका ज्यादा राउंडेड और स्वोलन दिखना। ये सिम्टम्स किसी और कंडीशन जैसे एस्मा या ब्रोंकाइटिस से मिलते जुलते हो सकते हैं, इसलिए सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसका एग्जैक्ट कॉज यानी इडियोपैथिक नेचर अभी तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आया है। हालांकि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके डेवलप होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। 1. एज। ये कंडीशन ज्यादातर 60 ईयर्स या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती है। 2. स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या कर चुके हैं, उनमें आईपीएफ का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। 3. एनवायरमेंटल एक्सपोजर। डस्ट, केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स जैसे एस्बेस्टोस या सिलिका के लंबे समय तक एक्सपोजर से भी इसका खतरा बढ़ सकता है। 4. फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को आईपीएफ या कोई लंग डिजीज रही हो, तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी हो सकती है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जीआरडी। कुछ केसेस में एसिड रिफ्लक्स भी लंग्स को डैमेज करने में योगदान दे सकता है। इन रिस्क फैक्टर्स को पहचानना अर्ली डायग्नोसिस में मदद कर सकता है, जिससे कंडीशन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का डायग्नोसिस आसान नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम्स दूसरी लंग डिजीजेस जैसे एज़मा या सीओपीडी से मिलते जुलते हैं। इसलिए डॉक्टर्स एक डिटेल्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। 1. इमेजिंग टेस्ट्स। हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन लंग्स की डिटेल्ड इमेजेस दे, जिससे फाइब्रोसिस और स्कैरिंग का पता चलता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स पीएफटी। ये टेस्ट लंग्स की कैपेसिटी और एफिशिएंसी को मेजर करता है, जिससे पता चलता है कि ब्रीदिंग कितनी प्रभावित हुई है। 3. ब्लड टेस्ट्स। ये टेस्ट दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करने में मदद करते हैं, जो आईपीएफ जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकती हैं। लंग बायोप्सी। कुछ केसेस में डॉक्टर्स एक छोटा सा टिश्यू सैंपल निकालते हैं, जिसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एग्जामिन किया जाता है। 5. ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग। एक सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर या आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स को चेक किया जाता है। इन टेस्ट्स की मदद से डॉक्टर्स आईपीएफ को कंफर्म करते हैं और उसके सिवेरिटी के आधार पर ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का फिलहाल कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को मैनेज करने और डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 1. मेडिकेशंस। निंटेरेनिब और परफेनाइडोन जैसी दवाइयाँ फाइब्रोसिस की प्रोग्रेशन को स्लो करने में मदद करती हैं। ये दवाइयाँ इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग को टारगेट करती हैं। 2. ऑक्सीजन थेरेपी। अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन थेरेपी सांस लेने में मदद करती है। ये एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने और फटीग को कम करने में सहायक है। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्टिविटी और काउंसलिंग शामिल है। ये पेशेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। एडवांस्ड केसेस में जब दवाइयाँ और थेरेपी काम नहीं करती, लंग ट्रांसप्लांट एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। ये ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग हो सकता है। 5. लाइफस्टाइल चेंजेस। स्मोकिंग सेसेशन, बैलेंस डाइट
और इन्फेक्शन से बचाव जैसे स्टेप्स कंडीशन को मैनेज करने में मदद करते हैं। डॉक्टर्स इन ट्रीटमेंट्स को पेशेंट की कंडीशन और डिजीज सिवेरिटी के आधार पर टेलर करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आईपीएफ मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को मैनेज करने में लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही आदतें न केवल सिम्टम्स को कम करने में मदद करती हैं, बल्कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बनाती हैं। यहाँ कुछ लाइफस्टाइल टिप्स दिए गए हैं। 1. क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकर हैं तो तुरंत स्मोकिंग छोड़ें। स्मोकिंग लंग्स को और ज़्यादा डैमेज करता है और सिम्टम्स को वर्स बना सकता है। 2. स्टे एक्टिव। हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग या स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स इसमें मददगार हो सकते हैं। 3. हेल्थी डाइट। एक बैलेंस डाइट जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन से भरपूर हो, आपकी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करती है। 4. प्रिवेंट इन्फेक्शंस। फ्लू और निमोनिया जैसी इन्फेक्शन से बचने के लिए नियमित वैक्सीनेशन करवाएं और हाथों को साफ रखें। 5. ऑक्सीजन यूज। अगर आपका डॉक्टर रेकमेंड करे तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का सही तरीके से उपयोग करें ताकि आपकी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। 6. स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन, योगा या किसी सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनकर मानसिक तनाव को कम करें। रेस्ट एंड रिकवरी। अपनी बॉडी को सुनें और थकान महसूस होने पर एडिक्वेट रेस्ट लें। ओवर एक्सर्शन से बचें। इन छोटे छोटे चेंजेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आईपीएफ के साथ बेहतर तरीके से जिया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज्ड किया जा सकता है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के उपचार और समझ में रिसर्च ने हाल ही में कई एडवांसमेंट्स की हैं जो पेशेंट्स के लिए बेहतर आउटकम्स की उम्मीद जगाती हैं। यहाँ कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। 1. न्यू मेडिकेशंस। रिसर्चर्स नई दवाइयों पर काम कर रहे हैं जो इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस को टारगेट करती हैं। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। 2. स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल्स का उपयोग डैमेज्ड लंग टिश्यू को रिपेयर करने के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। यह भविष्य में आईपीएफ के लिए एक ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट हो सकता है। 3. बायोमार्कर आइडेंटिफिकेशन। साइंटिस्ट स्पेसिफिक बायोमार्कर्स को पहचानने पर काम कर रहे हैं जो अर्ली डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। 4. जीन थेरेपी। जेनेटिक रिसर्च के जरिए यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन से जीन्स आईपीएफ में भूमिका निभाते हैं। जीन टारगेटेड थेरेपीज इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 5. इम्प्रूव्ड लंग ट्रांसप्लांट टेक्निक्स। लंग ट्रांसप्लांट की सफलता दर बढ़ाने के लिए सर्जिकल टेक्निक्स और पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर में सुधार किया जा रहा है। 6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। एआई का उपयोग इमेजिंग और डायग्नोसिस को तेजी और सटीकता से इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। ये आईपीएफ के शुरुआती लक्षणों की पहचान में मदद कर सकता है। ये एडवांसमेंट्स आईपीएफ पेशेंट्स के लिए नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस और बेहतर केयर की दिशा में उम्मीद की किरण है। रिसर्च लगातार आगे बढ़ रही है और भविष्य में आईपीएफ का मैनेजमेंट और भी प्रभावी हो सकता है। आज के वीडियो में हमने इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी आईपीएफ के बारे में विस्तार से जाना। हमने समझा कि ये एक गंभीर लंग डिजीज है जो धीरे धीरे लंग्स की फंक्शनिंग को प्रभावित करती है। सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर चर्चा करते हुए हमने ये भी देखा कि लाइफस्टाइल चेंजेस और रीसेंट मेडिकल एडवांसमेंट्स इस कंडीशन को मैनेज करने में कितना मददगार हो सकते हैं। आईपीएफ का समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट न केवल डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो कर सकता है, बल्कि पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बना सकता है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को इस कंडीशन के लक्षण महसूस हो रहे हों, तो जल्द से जल्द मेडिकल एडवाइस लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर और वीडियोस देख सकें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर और इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।